100 से ज़्यादा प्लांट्स हैं, अब 87 जितनी सेल्स ऑफिसेस हैं, 1000 से ज़्यादा प्रोडक्ट पैकिंग्स हैं हमारे। अमूल ब्रांड के अंडर हम एक साल में करीबन 80,000 करोड़ रुपए का माल बेचते हैं। देश की सबसे बड़ी फूड और एफएमसीजी ब्रांड है अमूल आज। कोई भी नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना है तो अमूल आगे रहता है। किसान अगर गेहूं का उत्पादन करता है और उसकी जो इनकम होती है उस पर टैक्स नहीं लगता, पर मिल्क की इनकम पे अभी भी टैक्स लगता है दूध की इमेज बिगाड़ने के लिए। तो वीगन लॉबी कह सकते हैं, पेटा लॉबी कह सकते हैं, नेगेटिव दुष्प्रचार करके दूध के नॉन डेयरी ऑल्टरनेटिव्स हैं वो इस देश में घुसाना चाहते हैं। हम हैं अभी देश के सबसे बड़े कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन अमूल के दफ्तर में और हमारे साथ हैं अमूल के एमडी जयंत मेहता साहब, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे खास करके जो किसानों की कंपनी है ये कैसे काम करती है, कैसे लोगों की ज़िंदगी बदलती है। नमस्कार सर, गांव जंक्शन में आपका स्वागत है। ये अमूल के पिछले 50 सालों को आप कैसे देखते हैं? आज से करीबन 78 साल पहले 1946 में देश की आज़ादी के एक साल पहले अमूल डेयरी की स्थापना हुई। तो यहाँ के जो दूध उत्पादक थे उनका जो शोषण हो रहा था प्राइवेट डेयरीज द्वारा, उसको रोकने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ के किसानों को एक सहकारी डेयरी स्थापना करने की प्रेरणा दी। तो दिसंबर 1946 में अमूल की रजिस्ट्रेशन हुआ और तब से लेकर आज तक करीबन 8 दशक का समय हो गया। और ये जो मॉडल है सहकारी डेयरी का, वो ना तो सिर्फ आनंद से शुरुआत हुई उसकी, पूरे गुजरात में फैला और ये पूरे देश भर में ऑपरेशन फ्लड के तहत इसकी स्प्रेड हुई मूवमेंट की। और इस मूवमेंट ने देश को विश्व का नंबर 1 दूध उत्पादक कंट्री बनाया। तो एक सहकारिता के नाम पे इस मॉडल का जो योगदान है देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बात करें हम जब गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की, जो देश गुजरात के जो 18 दूध संघ है उसके स्वामित्व वाली संस्था है, जिसके 36 लाख किसान हैं सब सदस्य। इसकी स्थापना आज से 50 साल पहले 1973-74 में हुई। जब अमूल की शुरुआत हुई 1946 में तो खेड़ा जिला से हुई और अगले 10-20 सालों में और गुजरात के राज्य जिले हैं उसमें भी ये मूवमेंट कोऑपरेटिव्स की स्प्रेड हुई। तो महसाना हुआ, साबरकांठा हुआ, बनासकांठा हुआ, सूरत हुआ, बड़ौदा हुआ। तो ये सब जिला के किसानों ने भी अमूल की जैसी संस्थाएं बनाई। तो गांव में दूध मंडियां बनी, जिला स्तर पे डेयरी बनी और फिर वो प्रोडक्ट्स मार्केट करने जाते थे तो ये आपसी हरीफा कंपटीशन हो रही थी। तो वो रोकने के लिए तब के हमारे जो विजनरी चेयरमैन थे 6 संघों के और डॉक्टर कुरियन, उन्होंने मिलकर ये तय किया कि मार्केटिंग के लिए एक अलग से संस्था बनाई जाए। तो उसी तरह आज से 50 साल पहले गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना हुई और तब से लेकर आज तक अमूल फेडरेशन का जो इस साल का टर्नओवर था वो करीबन 60,000 करोड़ और अमूल ब्रांड के अंडर हम एक साल में करीबन 80,000 करोड़ रुपए का माल बेचते हैं। तो 36 लाख किसान जो गुजरात के 18,600 गांव में रहते हैं, उन्होंने मिलकर ये संस्था बनाई। 18 जिला संघ हैं, 100 से ज़्यादा प्लांट्स हैं, अब 87 जितनी सेल्स ऑफिसेस हैं, 1000 से ज़्यादा प्रोडक्ट पैकिंग्स हैं हमारे, 20,000 के करीबन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 10 लाख से ज़्यादा दुकानों में अमूल का माल पहुंचता है और इस तरह 80,000 करोड़ रुपए का अगर यानी $10 बिलियन के अमूल प्रोडक्ट्स एक साल में बिकते हैं और रोज का करीबन 300 लाख लीटर दूध यानी कि 11 बिलियन लीटर दूध अगर एक साल में हम लोग हैंडल करते हैं, तो ये देश की सबसे बड़ी फूड और एफएमसीजी ब्रांड है अमूल आज। विश्व में प्रोसेसिंग की क्षमता देखें तो 8वां स्थान है हमारा। और ब्रांड की स्ट्रेंथ की बात करें तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अमूल को वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड के तौर पे नवाजा गया है रिसेंटली और सबसे विश्व की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेयरी ब्रांड भी माना जाता है। तो 50 साल की जब आपने बात की अमूल फेडरेशन की और 80 साल हुए अमूल को करीबन, तो ये एक मंजिल जो हमने तय की है वो इस मुकाम पे पहुंची है। ये सबके लिए गौरव की बात है, नहीं सिर्फ हमारे 36 लाख किसान परिवार, हमारे देश के करोड़ों उपभोक्ता हैं जो अमूल के कस्टमर्स हैं, उसके लिए भी गौरव की बात है कि उनकी ये ब्रांड और हमारे देश की एक सहकारी ब्रांड ने विश्व पे ये पोजीशन बनाई है। क्या जो किसानों का प्रभाव है एक सहकारिता का, अमूल की जो खासियत है या खुसूसियत है, इसी वजह से ये अमूल अमूल बन पाया? क्योंकि इस पे किसी एक नेता का या एक किसी का वर्चस्व नहीं है, सब अपनी अपनी जगह अपनी अपनी होल्डिंग्स रखते हैं।
तो ये सहकारिता का जो मॉडल है कोऑपरेटिव का है, और अमूल का खास करके 3 टायर मॉडल है जो गांव से किसानों को जोड़ता है कस्टमर्स तक। तो ये मॉडल ने ही जो फायदे दिए वो कस्टमर्स और ब्रांड और मार्केट को तो दिए, साथ में किसानों को भी दिए। तो कोऑपरेटिव के मॉडल से ये पॉसिबल हुआ कि अगर कस्टमर 100 रुपये अमूल पे खर्च करता है तो उसके 85% पैसे गांव के किसान तक पहुंचते हैं। तो ये ऑफ द फार्मर्स फॉर द फार्मर्स बाय द फार्मर्स तो है ही है, पर साथ में इसका जो पर्पस है वो सबको साथ में मिलके सबको साथ में लेके चलना है। और स्वाभाविक तौर पे कोई एक बड़ी ब्रांड का मालिक एक प्राइवेट कंपनी होती है या कोई एक बिजनेसमैन होता है, ये तो विश्व की इतनी बड़ी ब्रांड के मालिक किसान है और फायदा उनको लगातार हो रहा है, और उन्हीं के स्वामित्व वाली सब ये जो पूरी संस्था है उसका एक ये सहकारिता के मॉडल की वजह से एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। 3 टायर जो अमूल मॉडल कहते हैं, जो गांव में दूध मंडलियां होती हैं तो गांव में सभी दूध उत्पादक मिलकर मंडली बनाते हैं, वही अपनी एक मैनेजमेंट कमेटी चुनते हैं। तो किसान ही उस मैनेजमेंट कमेटी में चेयरमैन होता है, मेंबर्स होते हैं, और वो मिलके दूध की मंडली का संचालन करते हैं। 1/3 से ज्यादा मंडलियों में तो महिलाएं ही पूरी कोऑपरेटिव चलाती है। तो ये एक एडिशनल पहलू है विमेन एम्पावरमेंट का। कि इतने सारे लोग जुड़े हैं, इतने सारे लोगों को आना है, क्वालिटी कंट्रोल बहुत बड़ी चीज़ है और अमूल अपनी ब्रांड्स के लिए क्वालिटी के लिए माना जाता है। कि देश में 8 करोड़ किसान परिवार हैं जो डेयरी उद्योग के साथ जुड़े हैं, और उन्होंने मिलकर देश को विश्व का नंबर 1 दूध प्रोड्यूसर तो बनाई ही, साथ में एक कंज्यूमर भी है इंडिया सबसे बड़ा वर्ल्ड का मिल्क का, उसमें भी आत्मनिर्भर बनाया। पर अमूल का ब्रांड है क्वालिटी पे बना हुआ है, तो क्वालिटी पे हमारा सबसे ज्यादा जोर है। तो हम एक ट्रांजैक्शंस की बात करें तो 18,600 गांव में 36 लाख किसानों से दिन में 2 बार दूध लेते हैं, और वो किसान भाई या बहन आधा लीटर दूध भी लाते हैं, 10, 20, 30, 50 लीटर भी दूध लाते हैं। पर हर एक दूध के जो हमने खरीदा, किसानों ने हमको दिया, उसका सैंपल का टेस्टिंग होता है, और वो सभी मात्रा में खरा हो तभी उसके प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो एडल्ट्रेशन ना हो, किसानों में जागृति रहे, और कोई और आके भी दूध को बिगाड़े नहीं, उसका उनका पूरा चौकन्नापन रहता है। और हमारा फायदा ये है कि जो हमको जो दूध सप्लाई करते हैं वो हमारे मालिक है। कोई मालिक अपनी संस्था में खराब दूध तो देगा ही नहीं, क्योंकि उनकी पूरी लाइवलीहुड इस पे टिकी हुई है, उनकी पूरे ब्रांड की वैल्यू इस पे टिकी हुई है, और सबसे ज्यादा चौकन्ने तो हमारे सदस्य हैं, क्योंकि वो इस ब्रांड के मालिक है, वो सिर्फ सप्लायर नहीं है और कोई ठेकेदार उनसे दूध नहीं खरीद रहा है, वो खुद अपनी संस्था में दूध दे रहे हैं। तो दूध की क्वालिटी इंप्रूव करने में उनका ध्यान रहता है, ब्रीड इंप्रूवमेंट करने में ध्यान रहता है, अपनी गाय और भैंसों को अच्छी तरह से खाना भी वो खिलाते हैं, उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं, और जो बेस्ट क्वालिटी का दूध होता है वो अमूल में आता है। अमूल हर तरह से उसको जांचता है, परखता है, और टेस्ट करके ही प्रोडक्ट में कस्टमर। टेक्नोलॉजी के साथ कैसे आप compete करें, तो उसके लिए अमूल कैसे क्या मेजरमेंट करता है, कब अपनी को चेंज करता है? ये कंटिन्यूस इवोल्यूशन का प्रोसेस है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 1995 में हमने जब अपना विजन डॉक्यूमेंट बनाया था इस संस्था का, तब हमने ये सोचा था कि अमूल विल थिंक एंड वर्क लाइक एन आईटी कंपनी इन फूड बिजनेस। तो इमेजिन, आईटी वर्ड इंडिया में उस जमाने में तो पॉपुलर था नहीं, Y2K हुआ 2000 के साल में, तब इंडिया की जो टेक्नोलॉजी की जो स्ट्रेंथ है वो दुनिया ने देखी। पर तब से या उसके पहले से हर चीज में टेक्नोलॉजी को कैसे लाया जाए, और टेक्नोलॉजी सिर्फ हम बात करते हैं कंप्यूटराइजेशन की ही नहीं है, वो तो है ही है, पर हर गांव में जो मैंने जैसे बताया जो ट्रांजैक्शंस होते हैं कॉमन सॉफ्टवेयर पे होते हैं। मार्केट में जो हम बटर बेचते हैं और 10 लाख दुकानों में रोज बेचते हैं, तो आपको पता चलेगा कि यहीं बैठे बैठे कि कल कितनी दुकानों ने कौन सा प्रोडक्ट लिया। तो ये पूरा टेक्नोलॉजी बैकबोन है। टेक्नोलॉजी और भी चाहिए आपको ब्रीड इंप्रूवमेंट में, कि गाय की नस्ल सुधारने के लिए आपको किस टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सबसे पहले आया, उसके बाद आया सॉर्टेड सेक्स सीमेन, अभी आया एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गांव में उतारना, ये अमूल ने कर दिखाया है। साथ में फीड इंप्रूव करना है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी तो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, उसके 2 फायदे होते हैं, आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, कॉस्ट कम होते हैं। तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना है तो अमूल आगे रहता है। और जैसे हम लोग फिटबिट या ट्रैकर हेल्थ के पहनते हैं, वैसे बेल्ट्स हमारे गायों के पास भी है। कई जगह पे आपको 2 दिन 3 दिन पहले पता चल जाएगा कि गाय में बीमारी आने वाली है, और उस तरह से उसकी ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। सो डिजिटाइजेशन हुआ, पेपरलेस काम हुआ, टेक्नोलॉजी का हर स्तर में इस्तेमाल होना, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया तो एक पहलू है। तो हर चीज में टेक्नोलॉजी का पहले से ही, आज से नहीं मैं कह रहा हूँ, कई सालों से और दशकों से एक बड़ा जोर रहा है।
ये जो सेक्टर है काफ़ी फले फूले और काफ़ी आगे बढ़े। पॉलिसीज़ में कहाँ पे चेंजेस करने की ज़रूरत है ताकि जो नीचे का है जिसके पास एक गाय है, वो घाटे का ना हो क्योंकि वो गाय इसलिए नहीं रखता क्योंकि उसका जो खर्चा है, वो दूध कम देती है, नस्ल अच्छी नहीं है, तो खिलाने का खर्चा ज़्यादा हो जाता है और वनस्पति दूध बेचने का। दूसरा ये कि अ, शहरों से दूध गाँव जा रहा है। जो थोड़ा-सा विडंबना ये है, इसे तरक्की मानेंगे या थोड़ा-सा ड्रॉबैक है गाँव के लिए? किसान अगर गेहूं का उत्पादन करता है और उसकी जो इनकम होती है उस पर टैक्स नहीं लगता है, पर मिल्क की इनकम पे अभी भी टैक्स लगता है। अच्छा, कितना हाँ, परसेंट होता है? जैसे नॉर्मल हुआ टैक्स। ये जैसे इनकम जैसे हुई आप, हाँ, जैसे 10 लाख आप हुई और तो हम इनकम टैक्स 20% देते देना हो, है। वैसे मिल्क प्रोड्यूसर भी ये टैक्स लगता है। तो क्या मिल प्रोड्यूसर को किसान नहीं माना जाता है? हाँ, तो नहीं माना जाता है, और एग्रीकल्चर दूध की इनकम को एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाता है। तो हमारी भी यही गुजारिश रही है हमारे पॉलिसी मेकर से कि अगर किसान को हमको इसमें ज़्यादा जोड़ना है, वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, वो अपनी मेहनत करेगा, तो उसकी जो दूध की इनकम है उसको भी एग्जेम्प्ट माना जाए, तभी वो बिल्कुल दिल से काम करेगा। और हम जानते हैं महिलाओं के लिए वुमेन एम्पावरमेंट का बढ़िया मॉडल है। हमारे यहाँ भी जो पैसे जाते हैं हर रोज के करीबन 150 से 200 करोड़ रुपए अमूल के माध्यम से गांव में किसान के परिवार में जाते हैं। एक तिहाई से ज्यादा इसमें महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाते हैं। सब किसानों के सहकारी बैंकों में अकाउंट्स खुले हुए हैं। तो ये सहकारिता को मजबूत हो रही है, विमेन एम्पावरमेंट भी हो रहा है, इनकम भी बढ़ रही है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस भी हो रहे हैं। तो ये एक माध्यम ऐसा है कि आपको तुरंत ट्रांसलेट करके देता है रिजल्ट्स में। और अगर ये पहलू आ जाए और एग्रीकल्चर इनकम जैसे ही मिल्क इनकम को एग्जाम किया जाएगा, तो देश भर में काफ़ी लोग उसमें किसान और बढ़ चढ़ के इन्वेस्ट करेंगे, अपना समय देंगे, अपना मेहनत करके इस क्षेत्र में देश को और आगे बढ़ाएंगे। अभी आपने बताया कि आप किसानों को एक तो हो गया उनसे दूध प्रोड्यूस हुआ, उनसे वो प्रोसेसिंग की वो किया। किसानों को और सारी जो सुविधाएँ हैं, चाहे उनको टेक्नोलॉजी की जानकारी देना, उनको जानवर को क्या बीमारी है, क्या वहाँ पे किसान अभी सक्षम हो पा रहा है? अमूल कैसे उनको मदद करता है अपने किसानों के लिए? हाँ, तो हमारे जैसे मैंने कहा अगर हम 18,600 गांव में काम करते हैं, हमारे पास इस सिस्टम में 2,000 से ज़्यादा वेटरनरी डॉक्टर हैं। और अगर आप गांव में घूमेंगे और कहीं एक किसान की गाय को कोई तकलीफ हुई, तो उसे सिर्फ एक अपने ऐप पे मैसेज ही डालना है, फ़ोन भी नहीं करने की ज़रूरत है कॉल सेंटर पे। 30 मिनट के अंदर एक डॉक्टर दवाई के साथ उसके घर आंगन पे होगा और उस गाय को बहुत ही कम रेट पे, नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे 50-100 रुपए में दवाई के साथ ट्रीटमेंट होगी। इंडिया के डेयरी सेक्टर में चैलेंजेस क्या-क्या हैं जिन्हें आपको लगता है कि दूर होना चाहिए ताकि जो हमारा है ना दूध की नदियाँ बहें, एक समृद्धता की निशानी मानी जाती है, तो और ज़्यादा नदियाँ बह सकती हैं? चैलेंजेस में 2-3 चैलेंजेस मोटा-मोटी कहा कहा जा सकती है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया लार्जेस्ट मार्केट है वर्ल्ड का। तो और की बाकी जो विश्व की डेयरीज हैं और देश हैं, उनकी जो डेयरी की सरप्लस है उसका वो मार्केट इंडिया में क्रिएट करना चाहते हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नाम पे वो चाहते हैं कि इंडिया कम रेट पे उसका दूध इंपोर्ट करने दे उनका प्रोडक्ट्स को, और अगर बाहर से सस्ता माल आए तो यहाँ की डेयरी इंडस्ट्री को असर होगी। तो डेयरी इंडस्ट्री ने हमेशा ये मांग की है, कोऑपरेटिव्स ने हमेशा मांग की है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से डेयरी क्षेत्र को दूर रखा जाए, क्योंकि हम खुद देशों के इतने बड़े उत्पादक हैं और सरकार ने इस बात को स्वीकारा भी है। और हमें भी हमेशा चौकन्ना रहना है कि कोई देश अपना मार्केट ढूंढने के लिए सस्ता माल उनका सरप्लस बेच के यहाँ सस्ते हमारे इतने बड़े उद्योग को और हमारे किसानों की रोजगारी पे, लाइवलीहुड पे उसका बुरा असर ना हो। तो ये एक बड़ी बात है। दूसरा, यही बाजार को कैप्चर करने के लिए बाहर की लॉबीज काम करती हैं दूध की इमेज बिगाड़ने के लिए। तो वीगन लॉबी कह सकते हैं, पेटा लॉबी कह सकते हैं। तो ये लॉबियां ऐसी हैं जो दूध खराब है या दूध एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है या दूध उत्पादन के प्रोसेस सही नहीं है, नेगेटिव दुष्प्रचार करके दूध के नॉन डेयरी ऑल्टरनेटिव्स हैं जो सोया से बनते हैं या आलमंड से बनते हैं या नॉन डेयरी सोर्सेस से बनते हैं, वो इस देश में घुसाना चाहती है। अब और हम वो काफ़ी ग्रो भी कर रहे हैं? ग्रोथ एक्चुअली नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग वो समझ गए हैं कि तो लोग समझ गए हैं कि ये प्रोसेस चीजें हैं, कुदरती चीज नहीं है। दूध एक सुपर फूड है,
दूध का गठन आप देखें तो जो उसका दूध का जो फैट है, दूध का जो प्रोटीन है, दूध के में मिनरल्स है, लैक्टोस है, ये और किसी चीज या और किसी पेय में आपको इतनी बढ़िया मात्रा में नहीं मिल सकते। और अगर वैसी ही चीज आपको कहीं और बनानी है तो उसको प्लांट में आपको हाईली प्रोसेस करके बनाना पड़ेगा, उसका खर्चा भी ज्यादा होगा और उसका फायदा उसके जो उत्पादक है उस देशों में। अब इंडिया तो आलमंड बनाता नहीं, तो आलमंड बेवरेज या मिल्क के नाम पे बेचने का तो यहाँ कोई लॉजिक ही नहीं है। सोया में भी जो बाहर से आते हैं उनको अपने सोया से सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स बना के कस्टमर्स को बेचते हैं। तो हमारे कस्टमर्स को महंगी चीज मिलेगी, न्यूट्रिटिव लेवल उसका अच्छा नहीं होगा और वो गलत बहकावे में आ जाएगी। तो हमको एज ए डेयरी इंडस्ट्री, दूध एक सुपर फूड है। हालांकि हमारे जैसे दूध की नदियां कहा, तो सदियों से इंडिया में दूध पीने का तो कल्चर है ही है। हमारी संस्कृति में, हर रिलीजियन में, हर को भी दूध पिलाया जाता है, तो सनातन का वो रहता है। तो वो है, तो वो हमारे यहाँ उस दूध के गुणवत्ता, दूध कितना अच्छा है वो समझाने की जरूरत नहीं है, पर कोई दुष्प्रचार करके इस कैटेगरी को बिगाड़े, उससे डेयरी इंडस्ट्री का एक काम है कि सही इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को, नई जनरेशन को बताते रहना है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और चर्चा करने के लिए कि भारत का जो डेयरी सेक्टर है उसके साथ साथ जो सबसे निचले तबके का जो किसान है उसको कैसे लाभ पहुंचा रहे हैं, खास करके अमूल इतना बड़ा कैसे बना और अमूल अगले 40-50 साल में कहाँ पहुंच सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया।